रहे हैं। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अभी जो मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया था ना, उसी से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए, मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति को उसके कार्य निष्पादित करने में मंत्रिपरिषद परामर्श देती है। तीसरा ऑप्शन है किसी परामर्श पर पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से कह सकता है। और अगला है राष्ट्रपति द्वारा दिया गया परामर्श न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। तो प्रश्न पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है। देखिए, मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आर्टिकल जो 74 है वहां पर बताया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, जिसका जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, अगला है राष्ट्रपति को उसके कार्य निष्पादित करने में मंत्रिपरिषद परामर्श देती है। ये भी बिल्कुल दोस्तों सही है। ठीक है, अनुच्छेद 74 में ही ये भी बताया गया है। और अनुच्छेद 75 में बताया जाता है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति, सॉरी, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सहायता से करेगा। ठीक है, किसी भी परामर्श पर पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से कह सकता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? जो मंत्रिपरिषद के द्वारा या आपका लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा जो भी विधेयक भेजे जाते हैं तो उनको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद द्वारा दिया गया परामर्श न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, इसकी मतलब न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। न्यायपालिका ये नहीं पूछ सकता है कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है या क्या परामर्श दिया है। इसलिए आपका ये कथन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय के द्वारा नहीं की जा सकती है। यह उपबंध राष्ट्रपति एवं मंत्रियों के बीच अंतरंग और गोपनीय संबंधों पर बल देता है। यह आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कुछ विषय दिए गए हैं और यहाँ पर उससे संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगर हम विषय के बारे में बात करें तो सबसे पहले सारे ऑप्शनों के बारे में हम बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों आपका उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 में दी गई है। ये दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय में रिट जारी करने की शक्ति दी गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय में रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत दी गई है और 5 प्रकार से रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, अगला है आपका उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति आर्टिकल 227 में दी गई है। ये भी बिल्कुल सही है। अगला है संसद का 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 231 में दिया गया है। ये भी दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तीनों सही है। अगला डी ऑप्शन क्या है? उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा विधि व्यवसाय करने पर निर्बंधन। ठीक है, तो ये दोस्तों अनुच्छेद 229 में नहीं दिया गया है। ये अनुच्छेद 229 में ना होकर के दोस्तों किस में दिया गया है? अनुच्छेद 220 में दिया गया है कि उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं वह विधि व्यवसाय करने पर उनके निर्बंधन के बारे में बात की गई है। इसके तहत यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो या पद धारण किया हो, वह उस उच्च न्यायालय के अलावा, या आप कह सकते हैं वह उच्चतम न्यायालय और अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में अपनी सेवाओं के सिवाय किसी भी अन्य न्यायालय या अन्य प्राधिकरण में अपना कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई जज सपोज दैट किसी हाई कोर्ट से रिटायर हो गया है तो वह जज उस हाई कोर्ट में भी अपनी पैरवी मतलब वह अपने मुकदमे नहीं लड़ सकता है। इसके अलावा हाई कोर्ट से नीचे की संस्थाओं में अपने मुकदमे नहीं लड़ सकता है। वह अन्य राज्यों के हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपने मुकदमे लड़ सकता है। यह कहा गया है आर्टिकल 220 में। ठीक है, जबकि आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति के बारे में बताया था। 227 जो है उनके अधीक्षण की शक्ति के बारे में बताता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। जबकि जो अनुच्छेद 229 है दोस्तों वह किससे संबंधित है? यह संबंधित है उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय से संबंधित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 में दोस्तों क्या बताया गया है? हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है, यानी कि उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है 214 से लेकर के 231 में। ठीक है, और वहीं सुप्रीम कोर्ट के बारे में किसमें बताया गया है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 में। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट के जो संघ सरकार है उसके बाद उसमें सुप्रीम कोर्ट आता है 124 से 147 तक, और वहीं हाई कोर्ट आता है दोस्तों भाग 6 में। ठीक है, जो कि राज्यों से संबंधित है, राज्य सरकार के बारे में बात करता है। और यहाँ पे 214 से 231 तक जो अनुच्छेद है वह उच्च न्यायालय से संबंधित है। ठीक है, इसमें दोस्तों इंपोर्टेंट अनुच्छेद जो है वह क्या है? बताया गया कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। ये किसमें बताया गया? आर्टिकल 214 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। और आर्टिकल 215 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 215 में उच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, यानी कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय हुआ। किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल
1915 में बताया गया है, ठीक है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, बहुत बार ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन यूके SSC में भी 1 से 2 बार पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इसके सदस्यों का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति संबंधित सदन के सदस्यों से करता है, और दूसरा है यह समिति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण से संबंधित प्रतिवेदनों की जांच करती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों केवल ऑप्शन नंबर बी सही है कि जो लोक लेखा समिति है यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग होते हैं उसके द्वारा किए गए लेखा परीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन की जांच करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। ए आपका सही नहीं है क्योंकि इसके सदस्यों का जो मनोनयन है वह लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति संबंधित सदन के सदस्यों से करता है, संबंधित सदन के सदस्यों से नहीं करता है उसको। जबकि विपक्ष का जो नेता होता है उसको क्या बनाया जाता है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और जो लोक लेखा समिति है दोस्तों उसके सदस्यों का निर्वाचन संबंधित सदन के सदस्यों द्वारा अपने ही बीच से किया जाता है। इस लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। सदस्यों का चुनाव 1 वर्ष के लिए किया जाता है तथा कोई भी मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसके सदस्यों में से ही किया जाता है। इसका अध्यक्ष विपक्षी दल का होता है, इसलिए क्या है कथन 1 सही नहीं है, जबकि कथन 2 आपका बिल्कुल सही है कि लोक लेखा समिति के कार्यों के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच प्रमुख है जो कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। एक और प्रश्न दोस्तों यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में किसे जाना जाता है, तो कैग को जाना जाता है। यह प्रश्न इस प्रकार से बन जाता है कि कैग के यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में किसको जाना जाता है, तो लोक लेखा समिति को जाना जाता है। और मेंस में भी लोक लेखा समिति से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अभी जो अपर पीसीएस का मेंस हुआ था वहां पर इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है। और कैग से संबंधित प्रश्न भी आपके मेंस में पूछे जाते हैं, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। एक साइड आपके भारतीय संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद दिए गए हैं, दूसरा साइड ये दिया गया है कि ये कौन कौन से राज्यों से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो 371 क है दोस्तों ये किस राज्य से संबंधित है, यह नागालैंड से संबंधित है, बिल्कुल सही है। 371 घ आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। 371 च जो है वह सिक्किम से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। 371 छ जो है यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ये भी बिल्कुल जम्मू कश्मीर नहीं, ये मिजोरम से संबंधित है, ये भी दोस्तों क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आर्टिकल जो हमारा 371 है दोस्तों इसमें क्या किया गया, कुछ विशेष प्रावधान किए गए कुछ विशेष राज्यों के लिए, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 370 जो था उसमें जम्मू कश्मीर के संबंध में कुछ अस्थायी उपबंध किए गए थे, लेकिन वर्तमान में आर्टिकल 370 की दोस्तों आपकी समाप्ति हो गई है, ठीक है। आर्टिकल 368 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें संविधान संशोधन की शक्ति के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 371 में कुछ विशेष राज्यों हेतु विशेष उपबंध किए गए हैं, ठीक है। तो कुछ राज्यों के संबंध में जो अनुच्छेद है वो 371 कॉम है दोस्तों, नागालैंड के बारे में बताया गया है। जबकि जो अगर आपसे पूछा जाएगा सिर्फ 371 इसमें गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में बताया गया है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के संबंध में संवैधानिक अनुच्छेद है 371। 371 क जो है वह नागालैंड से संबंधित है। 371 ख जो है दोस्तों वह असम से संबंधित है। 371 ग जो है दोस्तों वह मणिपुर से संबंधित है। 371 ग 371 घ जो और जो अंगो जो है घ और अंगो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित है। 371 का जो च है वह सिक्किम से संबंधित है। 371 का जो छ है वह मिजोरम से संबंधित है। 371 का जो दोस्तों ज अनुच्छेद है वह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। 371 का जो झ अनुच्छेद है वह गोवा से संबंधित है। और 371 का जो अनुच्छेद य है वह कर्नाटक से संबंधित है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या कहलाता है, ठीक है। तो सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम दोस्तों जीडीपी कहते हैं, ठीक है, जीडीपी, ठीक है। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है हमारा क्या, जीएनपी, ठीक है। इसमें अंतर क्या कहलाता है दोस्तों, इसमें अंतर कहलाता है हमारा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, ठीक है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, ठीक है। इसे कभी कभी दोस्तों एनएफआईए भी कहा जाता है, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, ठीक है, ये आप इसके लिए कह सकते हैं, ठीक है। तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या होता है और जीएनपी क्या होता है, यहाँ से दोस्तों एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जीडीपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, किसी भी देश की या किसी भी राष्ट्र की घरेलू सीमा के अंतर्गत, ठीक है, याद रखना आपको यहाँ पे क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद है। तो किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत या किसी भी राष्ट्र की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है वह कहलाता है क्या, सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि क्या होगा, किसी भी देश की घरेलू सीमा जो होगी, किसी भी राष्ट्र की जो सीमा होगी उसके अंतर्गत
एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होगा वह जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, ठीक है। जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद आपका क्या कहलाता है, यानी कि जीएनपी क्या कहलाता है दोस्तों, ठीक है। जीएनपी क्या होता है कि किसी भी देश के निवासियों द्वारा या किसी भी देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है वह जीएनपी कहलाता है। यानी कि जीडीपी में क्या होता है, किसी भी देश की घरेलू सीमा में जो भी उत्पादन हो रहा है वह सब जीडीपी में आएगा। इसमें क्या होगा, जो विदेश के लोग जो भारत में है ना, विदेश के ऐसे लोग जो भारत में काम कर रहे हैं, अगर वो भारत में कोई पैसा कमा रहे हैं तो वो भी क्या होगा, जीडीपी में शामिल किया जाएगा, ठीक है। लेकिन भारत के ऐसे लोग जो विदेशों में कार्यरत हैं, विदेश में काम कर रहे हैं और वहाँ पैसा कमा रहे हैं, तो वो जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये है जीडीपी के बारे में। वहीं जीएनपी क्या होता है, जीएनपी में किसी भी देश के जो नागरिक हैं, जो निवासी हैं, उनके द्वारा या किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि में उत्पादित जो अंतिम वस्तु या जो सेवाओं का अंतिम मूल्य होता है वो कहलाता है हमारा जीएनपी, ठीक है। जीएनपी में क्या होता है, एक तो जीडीपी शामिल हो जाएगी, दूसरा जीडीपी में माइनस होता है क्या, विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय, यानी कि विदेशी लोगों ने जो भारत में अर्जित आय को अर्जित किया है वह माइनस होगी, विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय। और फिर इसमें प्लस क्या होगा, भारतीयों द्वारा विदेश में अर्जित आय, भारतीयों द्वारा विदेश में अर्जित आय ही हमारी क्या कहलाती है, जीएनपी कहलाती है। यानी कि जीएनपी का मतलब साहब है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जितनी हमारी जीडीपी है उसमें से जो भी विदेशी लोगों ने भारत से कमाया है उसको माइनस कर देंगे, और भारत के ऐसे लोग जो विदेशों में काम कर रहे हैं उनकी आय को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हमारी जीएनपी निकल जाती है। तो बहुत बार जीएनपी का आपका फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखने आपको जीएनपी बराबर होता है जीडीपी माइनस विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय, विदेशियों द्वारा लिख सकते हैं भारत में अर्जित आय प्लस भारतीयों द्वारा विदेश में अर्जित आय, ठीक है, भारतीयों द्वारा विदेश में अर्जित आय, ठीक है। और इन दोनों के अंतर को जीडीपी और जीएनपी के अंतर को ही कहा जाता है क्या, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। क्या कहा जाता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं NFIA, ठीक है। NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि NFIA क्या होता है दोस्तों, NFIA होता है सकल घरेलू उत्पाद, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद का जो अंतर होता है वह NFIA होता है। या आप NFIA का मतलब ये भी लगा सकते हैं कि भारतीयों द्वारा विदेश में अर्जित आय, यही तो है, भारतीयों द्वारा विदेश में अर्जित आय माइनस विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय। अगर आप भारतीय लोगों के द्वारा विदेश में अर्जित आय में से विदेशियों के द्वारा भारत में अर्जित आय को घटा देंगे तो वहां पर हमारा NFIA यानी कि शुद्ध प्राप्त आय निकल जाती है। आपको ये ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। और वहीं एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, जीएनपी बराबर हो जाएगा जीडीपी प्लस NFIA। NFIA क्या होता है, जो ये विदेशियों द्वारा प्राप्त शुद्ध आय है, और इसका फॉर्मूला अगर आप निकालेंगे तो सिंपली क्या है, विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय में से अगर आप भारतीयों द्वारा विदेश में अर्जित आय घटा देंगे, या भारतीयों द्वारा विदेश में अर्जित आय में से अगर आप विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय को घटा देंगे, तो वह आपका सही आंसर यहाँ पे आ जाता है। तो इंपोर्टेंट है जीडीपी और जीएनपी का कॉन्सेप्ट, तो आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में सम्मिलित है, ठीक है, खरीफ की प्रमुख फसलों में क्या क्या सम्मिलित है, ठीक है, धान, सरसों, गेहूं या बाजरा, ठीक है। उपयुक्त कोड का प्रयोग करके हमें सही उत्तर बताना है कि कौन कौन सी क्या है इसमें से खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। धान, देखिए दोस्तों, धान क्या है, खरीफ की फसल है। आप सभी लोगों को पता है कि धान क्या है, खरीफ की फसल है। और दूसरा क्या है, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब क्या आता है, खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। तो 1 और 4 क्या होगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि सरसों और गेहूं क्या है, ये दोस्तों क्या है, रबी की फसलें हैं, ठीक है। हर एग्जाम में खरीफ की फसल और रबी की फसल से संबंधित प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है, तो आप इनके बारे में नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, खरीफ की फसलें क्या होती है, खरीफ की फसलें ऐसी फसलें होती हैं जो कि जून जुलाई में जिनको बोया जाता है तथा सितंबर अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है, ठीक है। खरीफ की फसलों की बुआई के समय पे अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब खरीफ की फसल लगाई जाती है तो उस टाइम पे अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, जब इसको काटा जाता है तो वहां पर कम वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। प्रमुख खरीफ की फसलों के बारे में बात करें तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं। धान है दोस्तों, सोयाबीन है, अरहर है, तिल है, मूंग है, उड़द है, लोबिया है, ज्वार, रागी, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू, जितने भी हमारे मोटे अनाज होते हैं सभी क्या हैं, खरीफ की फसलों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो जून जुलाई में बोई जाती है, याद रखना है आपको, और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। अधिक आर्द्रता की जरूरत होती है, अधिक तापमान की जरूरत होती है, और मानसूनी फसल भी, या खरीफ की फसल को मानसूनी फसल भी कहा जाता है। गर्म और शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। और प्रमुख खरीफ की फसलें हैं धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, गन्ना, तिल, भिंडी, जूट, अनाज, तिलहन, दालें,
जो भी आपका मोटा अनाज होता है सब खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है, ठीक है। जबकि रबी की फसलें क्या होती हैं दोस्तों, रबी की फसलें जो होती हैं आपका अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल मई में काटी जाती है, ठीक है। कम तापमान की फसलें हैं, शीत ऋतु की फसलें हैं, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, राई, तंबाकू, ये सब क्या है आपका दोस्तों, रबी की फसल है, ठीक है। अगला एक और फसल होती है क्या, जायद की फसल, ठीक है। जायद की फसल क्या होती है, खरीफ की फसल और रबी की फसल के मध्य की जो फसल होती है उसे कहा जाता है क्या, जायद की फसल, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमिलित कीजिए, ठीक है। सूची 1 में कुछ समितियों के नाम दिए गए हैं तथा सूची 2 में दोस्तों क्या दिया गया है, आपको उससे संबंधित विषय दिए गए हैं। जैसे कि क्या, रंग राजन समिति दोस्तों किससे संबंधित है, ठीक है। तो रंग राजन समिति संबंधित है दोस्तों किससे, पीएससी में शेयरों के विनिवेश से संबंधित है, ठीक है। वहीं नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है दोस्तों, तो नरसिम्हन समिति जो है वह बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है, ठीक है। केलकर समिति किससे संबंधित है, यह कर सुधार से संबंधित है। और मल्होत्रा समिति जो है दोस्तों यह बीमा सुधार से संबंधित है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। जो ये रंग राजन समिति है यह विनिवेश संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई थी और इस समिति का गठन हुआ था कब, 1993 में विनिवेश संबंधी या शेयरों के विनिवेश से संबंधित या पीएससी के विनिवेश से संबंधित सुधारों के लिए इसे गठित किया गया था, ठीक है। इस समिति ने विनिवेश के 4 तरीकों के अंतर्गत व्यापार बिक्री, रणनीतिक बिक्री, शेयरों का प्रस्ताव तथा परिसंपत्तियों को बेचना या बंद करना जैसे उपाय सुझाए थे, ठीक है। यानी कि विनिवेश से संबंधित उपाय इन्होंने सुझाए थे, किसने, रंगराजन समिति ने, 1993 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। अगला क्या है, नरसिम्हन समिति है, ठीक है। नरसिम्हन समिति के बारे में बात किया जाए तो इसका गठन हुआ था, नरसिम्हन समिति प्रथम का गठन हुआ था 1991 में और एक नरसिम्हन समिति द्वितीय थी जिसका गठन 1998 में हुआ था, ठीक है। और इस समिति का गठन भारत के बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था, ठीक है। बैंक के क्षेत्र में सुधार हेतु इसका गठन किया गया था 1991 में, ठीक है। अगला क्या है, केलकर समिति जो है ये दोस्तों किससे संबंधित है, कर सुधार से संबंधित है। और केलकर समिति का जो गठन है यह कब किया गया था, सन 2002 में किया गया था और विजय केलकर जी के नेतृत्व में इस समिति का गठन किया गया था कब, 2002 में, आप नोट डाउन कर सकते हैं 2002 में, ठीक है। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें मल्होत्रा समिति के बारे में तो मल्होत्रा समिति का गठन बीमा क्षेत्र की व्यापक रूपरेखा हेतु 1993 में गठित किया गया था और RN मल्होत्रा की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, ठीक है। और मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर ही बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, जिसे हम दोस्तों IRDA कहते हैं, यानी कि क्या, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन भी किया गया था, किसके समिति की सिफारिश पर, मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर। और कब किया गया था, 19 अप्रैल सन 2000 को किया गया था, ठीक है। IRDA का गठन यानी कि बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रंगराजन समिति पूछा भी गया है, शेयरों के विनिवेश या पीएससी से संबंधित है। नरसिम्हन समिति 1991 में गठन हुआ था, बैंकिंग सुधार से संबंधित है। केलकर समिति इंपोर्टेंट है, कर सुधार से संबंधित है। और मल्होत्रा संबंधी जो समिति है वह बीमा सुधार से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दोस्तों लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने से संबंधित है, ठीक है। तो लघु उद्यमी को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने से संबंधित है क्या, हमारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। अगर हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बात करी जाए दोस्तों तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 8 अप्रैल सन 2015 से, 8 अप्रैल 2015 से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। इस योजना का लक्ष्य लघु उद्यमियों को ऋण प्रदान करके औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना है। मुद्रा योजना के उद्देश्य के तहत दोस्तों मुद्रा बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे व्यवसायियों को साहूकारों की सुदखोरी से बचाना है। इस योजना के तहत कुटीर व्यवसाय शुरू करने वाले आसानी से लोन ले सकते हैं। मुद्रा योजना के तहत ही उद्योग संबंधी जो प्रशिक्षण है एवं व्यापार की जो छोटी मोटी बातें हैं वह भी बताई जाती हैं जिससे व्यवसायी अपने व्यापार को बढ़ावा दे सके। यानी कि मुख्य रूप से लघु उद्यमों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली प्रदान करने से संबंधित है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसके तहत क्या होता है कि जो भी कुटीर व्यवसाय शुरू करने वाले उद्यमी हैं उन्हें आसानी से वो लोन ले सकते हैं और आसानी से लघु उद्यमियों को ऋण प्रदान करने से संबंधित ये मुख्यतः आपकी योजना है ताकि उनके व्यापार को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। और इसके तहत ही क्या होता है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता के लिए और वित्तीय मदद के लिए जल्दी से सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी ताकि सही समय पर सही व्यवसाय का प्रारंभ हो सके। 8 अप्रैल 2015 से शुरू हुई थी। इसके तहत 20 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट योजना और है दोस्तों, क्या, प्रधानमंत्री वयोश्री योजना, ठीक है, जो कि कब से शुरू हुई थी, 1 अप्रैल 2017 से शुरू हुई थी प्रधानमंत्री वयोश्री योजना, ठीक है, वयोश्री योजना, ठीक है। और इसके तहत क्या हुआ था, बीपीएल श्रेणी में जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको दोस्तों शारीरिक सहायता
सहायक उपकरण पहुंचाने से एवं सहायक उपकरण पहुंचाने से संबंधित जो हमारी योजना थी वो कौन सी थी? राष्ट्रीय वयोश्री योजना थी, ठीक है। तो वो कह सकते हैं आप वृद्ध एवं निसहाय लोगों को पेंशन देने से संबंधित एक योजना है, ठीक है। और कौशल विकास से संबंधित योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य है लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ये प्रश्न पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित है। ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योग के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। ये तो दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1955 से लेकर के 1961 तक, इसमें बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योग के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया था। ये बिल्कुल सही है। और अगला जो है आपका चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया था, ठीक है। अगला क्या है? पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया था। ये दोस्तों आपका सही नहीं है, क्योंकि ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में ना होकर के नवीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है कि आपको इसमें से सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो कथन 1 और कथन 2 क्या है दोस्तों आपके यहाँ पर सही है, ठीक है। आप थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि जो दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वह बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तुओं के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर देने से संबंधित थी। इस योजना के दौरान 1956 से 1961 के मध्य में राउरकेला जो लौह इस्पात संयंत्र है, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र है और दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र है वह स्थापित किए गए थे। साथ ही दोस्तों इसी के तहत चितरंजन लोकोमोटिव्स, सिंदरी उर्वरक कारखाना, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री आदि की स्थापना की गई थी। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी 1955 से 1961 के मध्य में। और जो योजना आयोग का गठन हुआ था वह मार्च 1950 में दोस्तों योजना आयोग का गठन हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1955 तक चलाई गई थी, ठीक है, या 1956 तक चलाई गई थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 1961 तक चलाई गई थी। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वह किस मॉडल पर आधारित थी? प्रश्न पूछा जाता है महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। अगला जो आपका ऑप्शन है चौथी पंचवर्षीय योजना दोस्तों जो कि 1969 से 1974 तक चलाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की आधिकारिक प्राप्ति को बढ़ाने से संबंधित था। क्या चौथी पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। और जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वह डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। कभी कभी मॉडल ही पूछा, डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। कौन सी दोस्तों? आपका चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और पहली पंचवर्षीय योजना पूछेगा तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी क्या? पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर के 1979 तक चली थी, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता के बारे में बात की गई थी। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना इंपोर्टेंट है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। 1974 से लेकर के 1979 तक ये योजना चली थी, जिसमें दोस्तों क्या हुआ था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता इसके प्रमुख लक्ष्य थे, ठीक है। और इसी पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत दोस्तों 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। का 20 सूत्रीय कार्यक्रम याद रखना है दोस्तों, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना बहुत महत्वपूर्ण है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही चलाए गए थे, जो कि 1975 से लेकर के या 1974 से लेकर के 1979 यानी कि 1979 तक चली थी, ठीक है। तो गरीबी से संबंधित थी, गरीबी हटाओ से संबंधित, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्रमुख उद्देश्य थे इसके। 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया गया था 1975 में। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी इसी के दौरान चलाया गया था। और जबकि जो नवी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों 1997 से लेकर के 2002 तक, इसमें पहली बार वित्तीय क्षेत्रकों को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है। पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप इन चीज़ों को डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। पंचवर्षीय योजनाओं से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से आपका 56 तक थी, जिसमें कृषि की प्राथमिकता के बारे में बात की गई है, ठीक है, और हेराल्ड डोवर मॉडल पर यह आधारित थी, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता से संबंधित है और बुनियादी और पूंजीगत ढांचे के बारे में बात करती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी दोस्तों वह स्व रिलायंस से संबंधित थी, या आप कह सकते हैं कि कृषि और उद्योग से संबंधित थी।
चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी दोस्तों, वह संपत्ति और आर्थिक शक्ति से संबंधित थी, या 1969 से लेकर 1974 तक चलाई गई थी। न्याय के साथ साथ गरीबी को कम करना और विकास कार्यों में तेजी लाने से संबंधित थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चलाई गई थी, जो कि गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भर बनाओ से संबंधित था। प्रश्न कभी कभार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, 1951 में लागू हुई थी। हरित क्रांति दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत लागू हुई थी, तो मतलब कार्यान्वित हुई थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। इसी प्रकार प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि इसरो की स्थापना किसके तहत हुई थी, चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। रोलिंग प्लान जो प्लान था उसकी स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी, तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। और छठी पंचवर्षीय योजना जो थी वह 1980 से लेकर के 1985 तक चलाई गई थी, ठीक है। और पांचवी पंचवर्षीय योजना के ही उद्देश्यों पर इसमें जोर दिया गया था, ठीक है। जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी वह 1985 से 1990 तक चलाई गई थी, फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादकता से संबंधित थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चलाई गई थी, जो कि रोजगार सृजन और जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित थी। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है कि रोजगार सृजन और जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित पंचवर्षीय योजना कौन सी है, तो वह है आठवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जो कि 1992 से 1997 तक चली थी, ठीक है। नवीं जो पंचवर्षीय योजना है उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि वो जो है आपका संपत्ति और योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया था वित्तीय क्षेत्र को इसके तहत, ठीक है। 7% की विकास दर का इसके तहत निर्धारण किया गया था, ठीक है। इसी प्रकार जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी 2002 से 2007 तक, इसमें भी स्वरोजगार और संसाधनों एवं उसके विकास के बारे में बताया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली थी, जिसमें व्यापक और तेजी से विकास के बारे में बताया गया था। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वह 2012 से 2017 तक चली थी, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता या समग्र विकास के बारे में बताया गया था। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता यानी कि समग्र विकास के बारे में इसमें जानकारियां दी गई थी। तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी। 1950 में इस योजना आयोग की स्थापना हुई थी, लेकिन दोस्तों इस योजना आयोग को प्रतिस्थापित किसने किया है, नीति आयोग ने, ठीक है। कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली थी, 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी, 2017 तक चली थी। 2012 से 2017 अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। और इसी बीच नीति आयोग का गठन कर दिया जाता है 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके नीति आयोग का गठन किया जाता है और 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। और वर्तमान में इसी नीति आयोग के द्वारा अब जो काम पहले योजना आयोग के द्वारा किया जाता था वह नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि मैंने आपको पंचवर्षीय योजनाएं क्यों बताई डिटेल में, क्योंकि दोस्तों यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। कभी कभार तो आपके उनके लक्ष्य पूछ लेते हैं और आपसे बोलेगा कि इसको सुमेलित करके बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी के समर्थन में ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में कौन से कथन सम्मिलित हैं, ठीक है। पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति और सेवाओं से वंचन, ठीक है, ये दोस्तों सम्मिलित है। राष्ट्रीय स्तर पर क्रय शक्ति क्षमता, ये सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे की मात्रा और जीडीपी की विकास दर, ये भी दोस्तों आपका क्या है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा केवल एक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, केवल एक होगा यहाँ पे, ठीक है, केवल एक आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक एक अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता मापक उपकरण है जिसे ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल OPHI द्वारा यूएनडीपी की फ्लैगशिप मानव विकास रिपोर्ट के लिए विकसित किया गया था। और सबसे पहले इस सूचकांकों को कब विकसित किया गया दोस्तों, 2010 में इसे विकसित किया गया था, ठीक है। और इसी की तर्ज पर दोस्तों भारत में भी नीति आयोग के द्वारा क्या किया जाता है, अब बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी कि MPI के रिकॉर्ड निर्धनता जारी की जाती है, ठीक है। नीति आयोग ने इस बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को कब अपनाया था, 2019 में अपनाया था। इसके तहत दोस्तों 3 स्तरों पर 12 कार्यक्रमों को अपनाया गया है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में डिटेल से बता चुका था कि इसमें हमारे मुख्यतः 3 क्षेत्र हैं, स्वास्थ्य का, शिक्षा का और जीवन स्तर का, ठीक है। और मुख्यतः 3 स्तरों के 12 संकेतांकों को अपनाया गया है। जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक रिपोर्ट 2024 थी उसमें भारत क्या है, प्रथम स्थान पर रहा है, ठीक है। मतलब 112 देशों की रैंकिंग में भारत प्रथम स्थान पर है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको बता भी चुके हैं, ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन में आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सही मिलान करना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक योजना, नाबार्ड और भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। और कुछ आए ना आए, नाबार्ड तो दोस्तों सभी लोगों को पता होता है, ठीक है। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुई थी, ठीक है। तो आप देखिए तीसरे का ऑप्शन एक है, एक ऑप्शन तो आपको मिल गया। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1955 में, ठीक है। अग्रणी बैंक योजना जो है दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में, ठीक है। और जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों आपका कब, 1975 में,
1975 में। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। अग्रणी बैंक योजना की जो आपका शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? ये 1969 में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ये 1982 में हुई थी। और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। और वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं।